अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। शेरवान आगे, मैं लड़की जमीला को लेकर पीछे था। हम तेज तेज चलते बाथरूम में से होकर दूसरे दरवाजे से बह रकबी लान में आए। अब हमें रेंग रेंग कर जाने की ज़रूरत नहीं थी। रात उसी तरह सर्द और कहर आलूद थी। कहर हमारे छुपाव के लिए काफ़ी था। हमने दौड़कर गार्डिनिया की झाड़ियों को पार किया और बादाम के दरख्तों की तरफ भागने लगे। कश्मीरी लड़की जमीला के जिस्म में नई तवानाई आ गई थी। वो भी हमारे साथ साथ दौड़ रही थी। उसे मालूम था कि उसके भाई उसे काफरों की कैद से निकाल कर ले जा रहे हैं। अब उसकी इज्मत और हुर्मत महफूज है। बादाम के दरख्तों में एक तरफ से कमांडो हाशिम दौड़कर हमारे पास आ गया। कश्मीरी लड़की को हमारे साथ देखकर उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह ताला हमारे साथ है। कमांडर शेरवान ने जमीला से कश्मीरी ज़बान में कहा, बहन, अल्लाह ताला ने तुम्हें काफरों से महफूज कर दिया है। हमारे साथ चलती चली जाना। हम दौड़ेंगे तो तुम्हें भी दौड़ना होगा। जहाँ हम खतरा देकर छुप जाएंगे तुम्हें भी छुप जाना होगा और कोई आवाज़ नहीं निकालनी होगी। मेरे पीछे आओ। कमांडर शेरवान ने जमीला को अपने पीछे कर लिया। उसके पीछे मैं और मेरे साथ कमांडो हाशिम था। हम सर्द रात की खामोशी में तेज तेज चल रहे थे। कमांडो हाशिम ने मेरे थैले को हाथ से छूकर कहा, काफरों के सर काट कर ले आए हो। ये हमारी सबसे बड़ी फतह है। मैंने साइलेंसरों वाले पिस्तौलों की आवाज़ें सुन ली थीं। दुश्मन ने कोई फायर तो नहीं किया था? बिल्कुल नहीं। हमें यही डर था। अगर वह फायर कर देते तो उसके धमाकों से बारकों के संतरी होशियार होकर ज़रूर उधर को आ जाते। अगरचे हम तेज तेज चलते हुए धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे, लेकिन कमांडर शेरवान ने हमारी आवाज़ें सुन ली। वो रुक गया। उसने हमें डांटते हुए कहा, बोलते क्यों हो? हम फिर उसी फॉर्मेशन में तेज तेज चलने लगे। हम वापसी पर उन्हीं घाटियों, खाइयों और चट्टानी पत्थरों के दरमियान से होते हुए सेब के बाग में आ गए। यहाँ कोठड़ी के अंदर मुजाहिद शाबान कंबल ओढ़े बैठा हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें आता देखकर कोठड़ी से बाहर आ गया। कहने लगा, लड़की कहाँ है? जमीला पीछे मेरे साथ थी। जमीला को देखकर शाबान ने अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है 3 बार कहा। जमीला के सर पर हाथ रख कर प्यार किया। मेरे कंधे पर लटके हुए थैले को देखकर नफरत से कहा, काफरों के सर लय हो, शाबाश, इन सरों को दिल्ली प्रधानमंत्री को भिजवा देना। हम कोठड़ी में बैठ गए थे। शेरवान ने शाबान से कहा, हम रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। जमीला ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसके लिए जितनी जल्दी कुछ खाने को ला सकते हो ले आओ, क्योंकि आगे हमारा सफ़र बड़ा लंबा है। अभी लाता हूँ। वो चला गया। जमीला के चेहरे से अभी खौफ के असरात ख़त्म नहीं हुए थे। उसने डरते डरते शेरवान से कश्मीरी में पूछा, काफरों के सर यहीं ज़मीन में दबा दो, मुझे डर लगता है। कमांडो शेरवान ने कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हारे बाबा से वादा किया था कि जिन भारतीय फौजियों ने जमीला बेटी को अगवा किया है, हम उनके सर काट कर अपने साथ ही लेंगे। ये सर हमें तुम्हारे बाबा को दिखाने होंगे। इसके बाद हमें इनके साथ जो सलूक करना होगा करेंगे। अब तुम इस बारे में हमसे कोई सवाल ना पूछना, ओके? जमीला खामोश हो गई। मुजाहिद शाबान 6-7 रोटियां और साग उनके ऊपर डाल कर ले आया। साथ पानी की सुराही भी थी। हमने जल्दी जल्दी जितनी रोटी खा सकते थे खाई, पानी पिया, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आधा घंटा आराम किया और मुजाहिद शाबान से कहा कि अब हम आगे को चलते हैं। शाबान कहने लगा, सुबह होते ही तीनों डोगरा फौजियों के कत्ल की सबको खबर हो जाएगी और जब लाशों के सर भी गायब होंगे तो फौज का गुस्सा अपने इंतहा को पहुंच जाएगा। यहाँ के मुसलमानों की पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। कमांडर शेरवान ने कहा, तुम फिक्र न करो, डोगरा फौजियों के सर गायब देखकर उन पर दहशत भी ज़रूर तारी हो जाएगी। इस बार वो यहाँ के मुसलमान कश्मीरियों पर सोच समझ कर हाथ डालेंगे। मुजाहिद शाबान बोला, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं तुम्हें यह कहने वाला था कि इस भयानक कत्ल का पता लगते ही भारतीय फौज के जवान तुम्हारी तलाश में निकल पड़ेंगे। यहाँ इतने घने जंगल भी नहीं हैं और श्रीनगर यहाँ से काफ़ी दूर है। तुम लड़की को साथ लेकर कहाँ मरे मरे फिरते रहोगे? कमांडर शेरवान ने कहा, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुजाहिद शाबान ने कहा, यहाँ से 2 मील नीचे पहाड़ी नाला वादी में बहता है। वहाँ हमारे अपने कुछ माहीगीर रहते हैं। तुम्हें उनसे एक बड़ी कश्ती मिल जाएगी।
तुम दरियाई रास्ते से एक तो महफूज हो गया, दूसरे बहुत जल्द श्रीनगर की वादी में पहुंच जाओगे, क्योंकि पहाड़ी नाले बेहतरीन और मुख्तसर तरीन रास्तों से दरियाओं तक जाते हैं। मुझे और कमांडर शेरवान को शाबान की तजवीज़ पसंद है। कमांडर शेरवान ने कहा, ठीक है, हम अभी माही गिरों के गांव को चलते हैं। और वाकई हम उसी वक्त कोठड़ी से निकले और माही गिरों के गांव की तरफ चल पड़े। मुजाहिद शाबान हमारे साथ था। रातों रात हम माही गिरों के गांव में पहुंच गए। यहाँ नाला करीब ही बह रहा था। यह वादी थी, नाले का पाट चौड़ा था और कश्मीरी माही गिरों की कुछ छोटी बड़ी कश्तियां भी किनारों पर खड़ी थीं। शाबान हमें कश्तियों के पास छोड़कर खुद ही माही गिरों के छोटे से गांव की तरफ चला गया। जमीला ने गर्म चादर ओढ़ रखी थी, मगर सर्दी ज़्यादा थी। मैंने उसे अपनी गर्म जैकेट उतार कर पहना दिया। थोड़ी देर बाद ही शाबान एक कश्मीरी माही गिर को लेकर आ गया। उन लोगों ने कश्मीरी में कुछ बातें की। हम एक जरा बड़ी कश्ती में बैठ गए जिस पर आधी छत पड़ी थी। शाबान ने कमांडर शेरवान से कहा, तुम लोग नाले के भाव पर सफ़र करोगे, तुम्हें सिर्फ चप्पू और डांड से कश्ती को किनारों से टकराने से बचाना होगा। यहाँ से नाला वादी की ढलान में बहता है और पानी का बहाव तेज है। तुम लोग 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटों में श्रीनगर की वादी में पहुँच जाओगे, जहाँ ये नाला दरियाई जहला में गिरता है। कश्ती को तुम वहाँ एक तरफ बांध देना। हमारे आदमी कल खुद आकर कश्ती वापस ले जाएंगे। अल्लाह बेलिए। हमने कश्ती नाले के बहाव पर डाल दी। पानी का वाकई यहाँ बड़ा जोर था। नाला ढलान में बहता था। कश्ती ने तेजी से सफ़र तय करना शुरू कर दिया। एक तरफ कमांडो हाशिम डांड पकड़े खड़ा था, दूसरी तरफ मैंने चप्पू संभाल रखे थे। हाशिम कश्ती की सिमत सीधी रखता था और मैं कश्ती को किनारे की तरफ जाने से रोकता था। ये वादी ऊंची नीची पहाड़ी जगह नहीं थी, कोई घाटी और आबशारें भी नहीं थीं। यह सारा पहाड़ों की तलहटी का इलाका था। हमारी कश्ती बहती चली जा रही थी। कमांडर शेरवान ने कहा था कि हम सुबह होने से पहले पहले जमीला को उसके माँ बाप के घर पहुँचाएंगे और साथ ही उसके बाप को डोगरों के कटे हुए सर भी दिखा देंगे। इसके बाद हमारा प्रोग्राम श्रीनगर से कुछ फासले पर पहाड़ी पर जो डोगरा फौज का गरीजन था, उस गरीजन में इन कटे हुए सरों के थैले को फेंकने का था। रात गुजरती चली जा रही थी। जमीला को हमने कश्ती में एक तरफ सुला दिया था। शेरवान ने उसके ऊपर अपनी जैकेट भी डाल दी थी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी। रात के ठीक 3:15 बजे हमें दूर से श्रीनगर शहर की बत्तियां झिलमिलाती नजर आने लगी। यहाँ नाला दरिया में गिरता था। पानी का बहाव यहाँ ज़्यादा तेज़ हो गया था। कमांडर शेरवान ने हाशिम से कहा, आगे दरिया है, कश्ती को बाएं जाने वाले किनारे की तरफ ले आओ। कमांडो हाशिम ने कश्ती के महार को एक तरफ मोड़ दिया। मैं चप्पू को इस तरह चलाने लगा कि कश्ती किनारे की तरफ आ जाए। आकर कश्ती किनारे पर आ गई। कमांडो हाशिम ने रस्सी हाथ में लेकर किनारे पर छलांग लगा दिया और रस्सी को खींचकर एक दरख्त के साथ बांध दिया। हमने जमीला को जगा दिया। शेरवान ने जैकेट पहन ली। जमीला ने मेरी जैकेट पहन रखी थी। वह उतारने लगी तो मैंने उसे मना कर दिया। ये एक भाई का तोहफा समझकर अपने पास रखो, तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। हम अंधेरे में कश्ती से उतरकर श्रीनगर की तरफ चलने लगे। जमीला का गांव श्रीनगर शहर से 6-7 मील मशरक़ की जानब था, यानी जिस रास्ते पर हम जा रहे थे पहले जमीला का गांव आता था। इसके बाद श्रीनगर शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो जाते थे। यह रास्ता कमांडर शेरवान का देखा भला था। जमीला भी इन रास्तों से वाकिफ़ थी। हम 1 घंटे तक पहाड़ी रास्ते पर चलते रहे। इसके बाद जमीला का गांव आ गया। जले हुए तबाहल गांव पर हूक आलम तारी था। जमीला ने कहा, नीचे खाई के किनारे मेरी खाला का घर है, अम्मा अब्बा वहीं होंगे, मुझे वहाँ ले चलो। हम जमीला को लेकर उसकी खाला के मकान पर आ गए। मकान बंद था। जमीला ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से उसके बाबा की नींद भरी आवाज़ आई, कौन है इस वक्त? जमीला ने जज्बात से कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, बाबा मैं जमीला हूँ। और वह फूट फूट कर रोने लगी। दरवाज़ा खुला। उसके माँ बाप और खाला का बेटा बाहर आ गया। माँ बाप के गले लगकर जमीला बेख्तियार रोई जा रही थी। जब उनका बोझ कुछ हल्का हुआ तो कमांडर शेरवान ने जमीला के बाप से कहा, बाबा हमें अंदर ले चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। अंदर लकड़ी की दीवारों वाले मकान की कोठड़ी में लालटेन रोशन कर दी गई।
इधर उधर फर्श पर गर्म दरिया और लिहाफ पड़े थे। जमीला के माँ बाप, खाला और उसका बेटा हमारा शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे। कमांडर शेरवान ने नैलून का थैला मुँह से लेकर खोला और उसे लिटा दिया। उसके अंदर डोगरा फौजियों के कटे हुए 3 सर गिरे। डोगरा फौजियों के चेहरे नीले पड़ चुके थे। वो सब इन सरों को देखकर खौफजदा हो गया। कमांडर शेरवान ने कहा, बाबा, मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा कर रहा हूँ। ये तीनों कटे हुए सर उन डोगरा फौजियों के हैं जिन्होंने जमीला बहन को अगवा किया था। तुम्हारी बेटी और हमारी बहन की इज्जत महफूज है। इससे पहले कि वो हमारी बहन की बेहरमती करते हमने उनके सर काट कर धड़ से अलग कर दिए थे। अच्छा, खुदा हाफिज। अब हम चलते हैं। अभी हमें एक और जिम्मेदारी पूरी करनी है। जमीला को उसके माँ बाप के हवाले करके हम अपने खुफिया पहाड़ी अड्डे की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त हम अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे, आसमान पर सुबह की सफ़ेदी नमूदार होना शुरू हो गई थी। हमने पहला काम यह किया कि पहाड़ी गार के अंदर जाते ही लिहाफ ओढ़कर लकड़ी के शतीरों की तरह गहरी नींद सो गया। कमांडो को जब मौका मिले वो अपनी नींद पूरी कर लेता है। हम 2 रातों से नहीं सोए थे। चुनाचे जब सोकर उठे तो आधा दिन गुजर चुका था। हमने पहला काम यह किया कि नैलून के थैले में से डोगरा फौजियों के कटे हुए सर निकाल कर उनका मुआयना किया। कटे हुए सरों का रंग सियाह पड़ने लगा था और उनमें से बदबू भी आना शुरू हो गई थी। हमने उस वक्त अपना आदमी भेजकर बाजार से सिगरेट की 3 बोतलें मंगवाई। सारी सिगरेट टीन के कनिस्तर में उंडेल दिया और फिर डोगरा फौजियों के तीनों सर उसमें डाल दिया। तीनों सर सिगरेट में डूब गए। हमारे दूसरे मुजाहिद साथी भी हमारे पास बैठे डोगरों के सरों को देखकर हमें मुबारकबादियां दे रहे थे। शेरवान कमांडर ने कहा, तुम लोगों में से एक मुजाहिद ने सवाल किया था कि मैंने इन काफरों के सरों को इतना संभाल कर क्यों रखा हुआ है। मैं इस सवाल का जवाब अब देता हूँ। मैं सरों को इबरत का निशान बनाकर भारतीय फौजी गरीजन के फौजियों तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि कश्मीरी मुजाहिद अपनी बेइज्जती और बेहुरमती का बदला लेना जानते हैं। अगर वो मर्द हैं तो हमसे मैदान जंग में ही लड़ें। अगर वो हमारी इज्जतों और गैरतों को ललकारेंगे तो उन सब का हशर इन 3 डोगरा फौजियों जैसा होगा। सब ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। मैं और कमांडर शेरवान और कमांडो हाशिम ने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मैंने शेरवान से पूछा कि उसका मंसूबा किस नौयत का है और स्कीम की फॉर्मेशन क्या होगी। कमांडर शेरवान ने मुझे और कमांडो हाशिम को अपने स्कीम से आगाह करते हुए कहा, इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट का फौजी यूनिट है। यहाँ से 6 मील दूर एक पहाड़ी के ऊपर गरीजन में मुकीम है। यह यूनिट कश्मीर की मकबूजा वादी में भारतीय जरहाना कार्रवाइयों का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। हम रात के वक्त उस गरीजन के क्वार्टर गार्ड के सामने डोगरा फौजियों के कटे हुए सरों वाला थैला फेंकेंगे। वहाँ थैला फेंकने से सारे गरीजन को बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा कि गुलमर्ग की चौनी में जिन फौजियों के धड़ मिले थे ये उन्हीं के सर हैं। इसके साथ हम एक खत भी लिखकर थैले में डाल देंगे कि ये सर तुम लोगों के लिए इबरत है और इंतबाह भी है। जंग के महाज पर हम आमने सामने आकर लड़ेंगे। या तुम मरोगे या हम शहीद होंगे। लेकिन अगर तुम हमारी माँ, बहनों, बेटियों की इज्जतों से खेलने की नापाक कोशिश करोगे तो तुम्हारा यही अंजाम होगा। कोई सवाल, कोई एतराज़ है? किसी ने कोई सवाल ना किया। किसी को क्या एतराज़ हो सकता था? मैंने कहा, हम तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। शेरवान ने कमांडो हाशिम से कहा, जो कुछ मैंने कहा है इस मजमून का एक खत लिख कर तैयार करो। कमांडो हाशिम दूसरी कोठरी में चला गया। मैंने शेरवान से पूछा, रात किस वक्त जाने का प्रोग्राम है? शेरवान ने कुछ सोच कर कहा, वही रात के 2 बजे यहाँ से निकलेंगे। रात का पिछला पैर इस किस्म के कमांडो ऑपरेशन के लिए बड़ा मौजू होता है। कमांडो हाशिम एक पर्चा लिख कर ले आया। पर्चे पर अंग्रेजी और उर्दू में वही मजमून लिखा था जो कमांडर शेरवान ने उसे बताया था। शेरवान ने पर्चा पढ़ा, फिर मुझे पढ़ने को दिया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक लिखा है। हमने रात के 12 बजे सवा मार में सब्ज चाय तैयार करवाई। चाय के साथ नमकीन कलचे खाया। अपने अपने पिस्तौल और स्टेन गन्नों की सफाई किया। इस मिशन पर हम अपने अपने स्टेन गन्ने भी साथ ले जा रहे थे। शेरवान कमांडर हाशिम को इस मिशन पर साथ नहीं ले जा रहा था। हाशिम की हमें ज़रूरत नहीं होगी। जितने आदमी कम होंगे उतने ही हमें आसानी होगी। हमें किसी का मुकाबला तो करना नहीं है।
कटे हुए सरों वाला थैला पहाड़ी की बुलंदी से गरिजन के क्वार्टर गार्ड में फेंकना है। हम दो ही काफ़ी हैं। क्या तुमने गरिजन पहले से देखा हुआ है? शरवान बोला, एक बार नहीं कई बार देख चुका हूँ। मुझे मालूम है हमें गरिजन की किस तरफ जाना है और किस मकाम पर से थैला नीचे फेंकना है। जब रात का 1:30 बज गया तो हमने तीनों डोगरा फौजियों के कटे हुए सर सिपरेट के कनिस्तर से निकाल कर उन्हें पुराने कपड़ों से खुश्क किया, उनको थैले में डाला, साथ ही लिफाफे में लिखा हुआ पर्चा भी डाल कर रख दिया। लिफाफे के बाहर गरिजन कमांडर के लिए लिखा और नीचे कश्मीर के हुर्रियत परस्त मुजाहिद लिख दिया। हमारे पास एक एक ऑटोमेटिक पिस्तौल है, एक एक बड़ा कमांडो चाकू, एक एक स्टेन गन और कुछ फालतू मैगजीन था। दस्ती बम रखने की ज़रूरत नहीं थी। कमांडो हाशिम ने हमारे लिए 2 खच्चर तैयार कर दिए थे। ठीक 2 बजे रात हम खच्चरों पर बैठकर अपने मिशन पर रवाना हो गए। पहाड़ियों में 6 मील का रास्ता था। शरवान एक मुख्तसर रास्ते से ले जा रहा था। हम 1-1.5 घंटे में अपने टारगेट पर पहुंच गए। इंडियन आर्टिलरी यूनिट का ये कैंप या गरिजन एक छोटी सी छावनी थी। चारों तरफ खारदार तारों वाली ऊंची दीवार थी। खंभों पर थोड़े थोड़े फासले पर बिजली के बल्ब रोशन थे। ये गरिजन छोटे टीले के ऊपर था। उसकी एक जानब नीचे फौजी बरकों के बाहर भी रोशनी हो रही थी। हमने खच्चर कुछ फासले पर छोड़ दिए थे। इन खच्चरों को अपने आप वापस चले जाना था। कमांडर शेरवान और मैं टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। हमारा लिबास उस वक्त कश्मीरी देहातों वाला नहीं था। हमने पतलूने और गर्म जर्सियाँ और जैकेटें पहन रखी थीं। रात सर्दी थी मगर हमें सर्दी नहीं लग रही थी। कमांडो मिशन की गर्मी ने हमारे खून को गर्म रखा हुआ था। शेरवान उस तरफ से चढ़ाई चढ़ रहा था जिधर टीले पर गरिजन का क्वार्टर गार्ड था। हम बड़ी एहतियात से चढ़ाई चढ़ते हुए गरिजन की कांटेदार दीवार के पास पहुंच गए। कमांडर शेरवान मुझे गाइड कर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि हमें किस तरफ जाना है। यह चूँकि कोई फौजी पिकट या फौजी मोर्चा नहीं था, इसलिए यहाँ रात के वक्त गश्ती पार्टी का इम्कान बहुत कम था। हमने एक जगह रुककर कुछ देर इंतज़ार भी किया कि अगर कोई पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ गश्त पर है तो पता चल जाएगा। 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद जब कोई पार्टी इधर न आई तो हम दीवार के साथ झुककर क्वार्टर गार्ड वाले टीले की तरफ चलने लगे। वहाँ एक जगह ऊंचाई पर दरख्तों का झुंड था। इन दरख्तों के नीचे खारदार तार की दीवार की दूसरी जानब क्वार्टर गार्ड था, जहाँ बरामदे के बाहर गोलदारे के अंदर रेजिमेंट का झंडा खंभे पर लगा हुआ था और एक संतरी गार्ड ड्यूटी पर खड़ा था। डोगरा फौजियों के कटे हुए सरों वाला थैला मेरे पास था। शेरवान ने दरख्तों के पास आकर आगे को झुककर नीचे क्वार्टर गार्ड के सहन को देखा, फिर थैला मेरे हाथ से लेकर उसे क्वार्टर गार्ड के सहन की तरफ उछाल दिया। हम वहीं खड़े नीचे देख रहे थे। जैसे ही थैला ड्यूटी पर खड़े संतरी के पीछे गिरा, उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और दौड़कर थैले को उठाया, उसे खोलकर उल्टा किया। अंदर से तीनों डोगरों के कटे हुए सर और खातों वाला लिफाफा बाहर गिर पड़ा। कटे हुए सरों को देखते ही संतरी ने ऊंची आवाज में किसी को पुकारा। इसके साथ ही कमांडर शेरवान ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा, निकल चलो। हम नीचे को दौड़ पड़े। उधर किसी जगह कोई मशीन गन पोस्ट थी। गन्नर ने फायर खोल दिया। कुछ मालूम नहीं था गोलियों के बरस्ट किस तरफ से आ रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। हम ढलान पर ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकते थे। एक और मशीन गन फायर करने लगी। नीचे फौजियों के दौड़ने भागने, एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें आने लगीं। अचानक ऊपर तले 2 रोशनी राउंड फायर हुए। ये छतरी वाले रोशनी राउंड थे। सारी पहाड़ियों की ढलानें रोशन हो गईं। हम नीचे उतरते हुए देखे जा सकते थे। हम वहीं झाड़ियों की ओट में बैठ गए। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। जब वो नीचे आकर बुझ गए और एक बार फिर अंधेरा छा गया तो हम उठकर तेज तेज चलने लगे। शेरवान ने कहा, हम घाटी की तरफ नहीं जाएंगे, मशीन गन पोस्ट उसी तरफ है। अब राइफलों का फायर भी आने लगा था। गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर रही थीं। इसका मतलब था कि हमें रोशनी राउंड्स की रोशनी में देख लिया गया था। कमांडर शेरवान दाएं तरफ को घूम गया। उस तरफ नशे में गहरी खई के किनारे किनारे एक पहाड़ी पगडंडी बनी हुई थी। हम उस पगडंडी पर दौड़ पड़े। फायर हमारे सरों के ऊपर आ रहा था। हमने भी पिस्तौल निकाल लिए थे मगर अभी तक जवाबी फायर नहीं किया था। फायर के अंदाज से लगता था कि एक पार्टी हमारे पीछे लग गई है।
میں نے شیروان سے کہا ہمیں کھئی کی طرف سے ہو کر نکل جانا چاہیے، مگر کمانڈر شیروان نے کہا ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ کمانڈر شیروان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ یہ بات نہ مجھے معلوم تھی نہ کمانڈر شیروان کو معلوم تھی۔ وہ ٹیلے کے پہلو میں سے ہو کر سامنے والی بڑی چٹان کے عقب میں جانا چاہتا تھا۔ میں اس کی بائیں جانب تھا۔ جیسے ہی وہ دائیں جانب مڑا، پیچھے سے مشین گن کا برسٹ فائر ہوا۔ کمانڈر شیروان چلتے چلتے رک گیا، پھر منہ کے بل گر پڑا۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا، مگر کشمیر کا یہ جیالہ سپوت جہاد کشمیر کا بے باک دلیر مجاہد کمانڈر شیروان اب کبھی نہ اٹھنے کے لیے گرا تھا۔ میں نے اندھیرے میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ہاتھ شہید کے لہو میں سرخ ہو گیا۔ ابھی تک میں یہی سمجھے ہوئے تھا کہ شیروان شدید زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے ہتھیاروں کے فائر میں کھئی میں اتر گیا۔ جیسے جیسے میں گھاٹی میں آگے بڑھ رہا تھا، فائرنگ کی آوازیں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ گھاٹی دوسرے ٹیلے کے دمن میں جا نکلتی تھی۔ یہ مختصر پہاڑی راستہ کمانڈر شیروان نے ہی مجھے دکھایا تھا۔ مجھے اس ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر دوسری طرف جانا تھا۔ کمانڈر شیروان کا جسم مجھے بے جان اور ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کی نبض دیکھنے سے ڈر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شیروان شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں اسے کاندھے پر ڈالے آہستہ آہستہ ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ یہ بڑا دشوار گزار کام تھا۔ چڑھائی مشکل تھی۔ میرے کاندھے پر شیروان کے جسم کا بوجھ بھی تھا، مگر میرا وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ میں ایک ہاتھ سے جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں کافی پیچھے رہ گئی تھیں۔ دور پیچھے گریجان والی پہاڑی کی طرف 2 روشنی راؤنڈ فائر ہوئے، مگر ان کی روشنی مجھ سے کافی فاصلے پر تھی۔ میں تھک گیا۔ سانس لینے کے لیے میں نے کمانڈر شیروان کو وہیں جھاڑیوں میں لٹا دیا۔ ابھی پچھلے پہر کا اندھیرا تھا۔ میں نے شیروان کی گردن پر ایک طرف انگلی رکھ دیا۔ مجھے کسی وقت لگتا کہ کمانڈر شیروان کا دل دھڑک رہا ہے، کسی وقت لگتا کہ دل نے دھڑکنا بند کر دیا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر کوہر کے جیسے ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ میں نے شیروان کو کاندھے پر ڈالا اور ٹیلے پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جس وقت میں ٹیلے کی چوٹی پر پہنچا تو آسمان پر صبح کاذب کی نیلی نیلی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ ٹیلے کی دوسری جانب کشادہ وادی شہر کے نیلے دھندلکے میں نظر آ رہی تھی۔ وادی کے آخر میں وہ پہاڑیاں تھیں جہاں ہماری خفیہ پناہ گاہ تھی۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ صبح کاذب کی نیلی روشنی سپیدہ شہر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میں نے کمانڈر شیروان کے جسم کو غور سے دیکھا۔ اس کی جرسی اور جیکٹ لہو سے تر ہو رہی تھی۔ مشین گن کا برسٹ اس کے پیٹ میں سے گزر گیا تھا۔ میں نے کمانڈر شیروان کے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نور سا آ گیا تھا۔ کمانڈر شیروان شہید ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کشمیر کے اس غیور بیٹے کی زندگی کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ عجیب بات ہے، شیروان کا جسم لاش کی طرح نہیں اکڑا تھا۔ اس کا جسم ویسے ہی نرم اور نیم گرم تھا جیسے زندہ انسان کا ہوا کرتا ہے۔ صبح کی سفیدی بڑھتی جا رہی تھی، پھر یہ سفیدی سرخی میل ہونے لگی۔ مشرقی افق پر پہاڑیوں کے پیچھے سرخ روشنی کا غبار سا اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ پھر سورج کے سرخ قرض کا لرزتا جھلملاتا ہوا کنارہ آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے سورج طلوع ہو رہا تھا، اس کی سرخ روشنی گلابی رنگ اختیار کر رہی تھی۔ پھر یہ گلابی رنگ سنہری ہو گیا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو کر میرے سامنے آ گیا۔ اس وقت میرے سامنے 2 سورج تھے۔ ایک سورج مشرقی پہاڑیوں کے افق پر طلوع ہو رہا تھا اور دوسرا سورج شہید کمانڈر شیروان کی پیشانی سے طلوع ہو رہا تھا۔ میں نے جھک کر شہید کی دمکتی چمکتی ہوئی پیشانی کو چوم لیا۔ مجھے شہید کے جسد خاکی سے خوشبو آئی۔ اس وقت مجھے کلام پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مومنین اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور ان کو اپنے رب کی طرف سے رزق پہنچتا ہے، مگر تم نہیں جانتے۔ ہمارا مشن موت کا مشن تھا۔ کمانڈر شیروان اپنا مشن پورا کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا اور موت اسے تلاش کرتی رہ گئی۔ میں نے زندہ شہید کے جسد خاکی کو اپنے کندھے پر ڈالا اور وادی میں اترنے لگا۔
طلوع ہوتے سورج کی سنہری کرنیں شہید کی پیشانی کو چوم رہی تھیں۔ شہید شیروان کے جسم سے ایک نئے سورج کی سنہری کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ آزادی کشمیر کا سورج تھا، کشمیر کے بہادر بیٹوں کی قربانیوں اور شہادتوں کا سورج تھا، جس نے بہت جلد طلوع ہو کر سارے کشمیر کو آزادی کی نورانی کرنوں سے منور کرنا تھا۔